Hello and welcome to the second part of consumption function. Keynesian consumption function के फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन क्या है इस बात का डिस्कशन देखा। करंट वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स है और उनका इंटर रिलेशनशिप क्या है। और पार्ट थर्ड जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग कंजम्पशन फंक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स का डिस्कशन करेंगे। तो इस सेकेंड पार्ट में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन के टाइप्स यानी एपीसी और एमपीसी की और उनके बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उनका। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे सेविंग्स फंक्शन और कंजम्पशन और सेविंग्स आपस में कौन सा रिलेशनशिप से बंधे हुए हैं। इन बातों की चर्चा हम लोग प्रेजेंट पीपीटी में करेंगे। सो वी बिगिन विद द टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। अब तक हम लोग जान चुके हैं कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है और उसके कंपोनेंट्स ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड कंजम्पशंस क्या है और उनके समेशन से कंजम्पशन का कर्व कैसे हम डिराइव करेंगे। अब जब हम लोग कंजम्पशन फंक्शन क्या है ये जान चुके हैं तो हम लोग अब देखें कि कंजम्पशन फंक्शन के बेसिकली ब्रॉडली टू टाइप्स है। एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और सेकंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कंजम्पशन फंक्शन का फर्स्ट टाइप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एपीसी है। एपीसी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एपीसी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम के रेशियो को शो करता है। फॉर्मुलेट करने पर एपीसी का वैल्यू C अपॉन Y से दिखेगा, जहां C टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शो करता है और Y उस टोटल इनकम को शो करता है जहां लोग उतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे। एपीसी के फॉर्मूले से और हमें क्या समझ में आता है? एपीसी के फॉर्मूले को अगर अच्छे से देखिए विच इज इक्वल टू C अपॉन Y, तो आपको दिखेगा कि इनिशियली अगर Y को जीरो मान ले हम लोग, अगर मैक्रो इकोनॉमी में इनकम जीरो है तो कंजम्पशन तो जीरो हो नहीं सकता ऑटोनॉमस कंजम्पशन के प्रेजेंस के चलते शॉर्ट पीरियड में। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन का कोई एक वैल्यू होगा अपॉन इनकम का वैल्यू जो जीरो है। इस वजह से इनिशियली एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एपीसी का वैल्यू इन्फिनिटी दिखेगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करता है, तो हम लोगों ने साइकोलॉजिकल लॉ में पढ़ा था कि इनकम के इंक्रीज करने के स्पीड से कंजम्पशन के इंक्रीज करने की स्पीड स्लो है। इस वजह से जब इनकम इंक्रीज करने लगेगा तो कंजम्पशन अपॉन इनकम फाइंड आउट करने पर एपीसी का वैल्यू ग्रेजुअली डिक्लाइन करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज करता है वैसे वैसे एपीसी का वैल्यू डिक्रीज करता है। इनिशियली वो इन्फिनिटी पे था, अब वो डिक्रीज करके जीरो की तरफ मूव करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि क्या ये जीरो की तरफ मूव करते करते कभी पॉसिबिलिटी है कि ये इसकी एपीसी के वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो हो जाए। ना एपीसी का वैल्यू जीरो होने के लिए उस फॉर्मूले में देखने पर पता चलेगा कि एपीसी का वैल्यू जीरो तभी हो सकता है जब C अपॉन Y में C का वैल्यू जीरो हो जाए। हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि शॉर्ट पीरियड होने के चलते यहाँ ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस कंजम्पशन का एक एलिमेंट है जो कभी जीरो नहीं हो सकता। इस वजह से इनकम भले जीरो हो, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता शॉर्ट पीरियड में। ये डिस्कस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि भले एपीसी का वैल्यू डिक्लाइन करके जीरो की तरफ मूव किया, लेकिन एपीसी का वैल्यू इक्वल टू जीरो शॉर्ट पीरियड में पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंट शेड्यूल में अगर आप देखें तो यू विल फाइंड इनकम और कंजम्पशन के वही टेबल्स हम लोगों ने यूज किए हैं जो लास्ट प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने बनाया था कंजम्पशन के लिए। तो इनकम इनिशियली जब आप देखेंगे इनकम जीरो है, कंजम्पशन 50 यूनिट्स है। अगर मैं एपीसी फाइंड आउट करना चाहता हूं इस लेवल पे तो जो फॉर्मूला C बाई Y से डिराइव होता है तो एपीसी का वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी आएगा 50 अपॉन जीरो। इसके बाद ग्रेजुअली जब आप कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करते जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एपीसी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो एपीसी में डिक्रीजिंग टेंडेंसी है। अगर इसे हम ग्राफ पे समझना चाहें तो व्हाट वी विल फाइंड कि हम लोगों ने एक कंजम्पशन का कर्व प्लॉट कर लिया और इस कंजम्पशन के कर्व पे यदि मुझे E1 पॉइंट पे एपीसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो एपीसी के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंजम्पशन टोटल कंजम्पशन इस पॉइंट पे इनकम से डिवाइड करेंगे। E1 पॉइंट पे एक टोटल कंजम्पशन को रिप्रेजेंट किया जा गया है ग्राफ में, आप नोटिस करेंगे OC1 से, और इनकम को रिप्रेजेंट किया गया है OY1 से। तो OC1 अपॉन OY1 से मुझे एपीसी मिलेगा। अगर मैं किसी दूसरे पॉइंट को लूं जैसे कि E2 पॉइंट मुझे ग्राफ में दिख रहा है और E2 पॉइंट पे मैं एपीसी कैलकुलेट करना चाहूं तो फिर से एक बार आप नोटिस करेंगे एपीसी का फॉर्मूला कंजम्पशन अपॉन इनकम C अपॉन Y है। एंड बिकॉज कंजम्पशन टोटल कंजम्पशन को लेंगे हम लोग, इसलिए E2 पॉइंट पे टोटल कंजम्पशन O से C2 तक है और टोटल इनकम O से Y2 तक है। यानी इस पॉइंट पे E2 पॉइंट पे एपीसी का फॉर्मूला OC2 अपॉन OY2 से हमें इसका वैल्यू मिल पाएगा।
कंजम्पशन का सेकंड टाइप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे अक्सर हम एमपीसी या सिर्फ स्मॉल लेटर सी से डिनोट किया जाता है। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? पूरे इकोनॉमिक्स में अक्सर हम लोग मार्जिनल वर्ड को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज से, चेंज ओवर से। तो एमपीसी कंजम्पशन में होने वाले चेंज को शो करता है, जो इनकम में चेंज होने के रिजल्ट के तौर पे देखा जा सकता है। तो यदि हम इसको फॉर्मुलेट करें तो व्हाट डू वी फाइंड कि एमपीसी का वैल्यू है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जहां डेल्टा सी कंजम्पशन में चेंज को शो करता है और डेल्टा वाई इनकम के चेंज को शो करता है। तो एमपीसी इनकम के चेंज होने के चलते कंजम्पशन में किस प्रकार का और कितने अमाउंट में चेंज होगा, इस बात को शो करता है। अब अगर एमपीसी को हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को ये रियलाइज होगा कि एमपीसी दरअसल कंजम्पशन कर्व के स्लोप को शो करता है, क्योंकि कंजम्पशन कर्व में हम ये देख पाते हैं कि इनकम चेंज होने से कंजम्पशन भी चेंज होता है। अब ये चेंज कैसे होगा? बिकॉज हम लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि शॉर्ट पीरियड है, साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी अज्यूम किया शॉर्ट पीरियड होने के नाते लोगों का कंजम्पशन पैटर्न जो है, कंजम्पशन बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने ये भी देखा था कि कंजम्पशन का कर्व अपवर्ड राइजिंग तो है, लेकिन लेस देन 45 डिग्री पे ये लीनियर है। और इस लीनियरिटी का मतलब क्या है? लीनियरिटी का टेक्निकलिटी में मतलब ये हुआ कि अगर हम स्लोप ज्ञात करें कंजम्पशन के कर्व का, तो वी विल फाइंड कि कंजम्पशन का स्लोप थ्रू आउट कांस्टेंट है। और उसी स्लोप का नाम चूंकि हम लोग अब एमपीसी दे रहे हैं, तो ये वेरी ऑब्वियस है कि शॉर्ट पीरियड में अगर कंजम्पशन का पैटर्न कांस्टेंट है तो कंजम्पशन का कर्व लीनियर है, और इस वजह से इसका जो स्लोप है वो भी कांस्टेंट है, यानी एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम इन द शॉर्ट पीरियड। अब अगर एमपीसी को समझना हो एग्जाम्पल और ग्राफ से, तो सबसे पहले शेड्यूल को देखते हैं। शेड्यूल का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें जब इनकम जीरो है उस समय कंजम्पशन दिखता है 50 यूनिट्स, और उस समय ये दिखता है कि एमपीसी ब्लैंक है। तो एमपीसी ब्लैंक क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने हमेशा कहा कि मार्जिनल जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज ओवर को डिस्कस करता है। इनिशियली बिकॉज इनकम चेंज नहीं कर रहा है तो उस पोजीशन पे एमपीसी का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो ब्लैंक है। इसके बाद जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करता है 0 से 50 यूनिट्स, 50 से 100, 150 एंड सो ऑन, तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करता है 50 यूनिट से 75, 100, 125 एंड सो ऑन। बिकॉज इनकम के बढ़ने की रफ्तार थ्रू आउट 50-50 के गैप के साथ है और कंजम्पशन की बढ़ने की जो रफ्तार है वो 25 यूनिट्स का गैप है, इसलिए जब हम एमपीसी कैलकुलेट करते हैं जो कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है, तो उसका वैल्यू एवरी टाइम 25/50 25/50 आएगा, जिसको सॉल्व करने पर हमें 0.5 कांस्टेंट वैल्यू में दिखता है। अगर इस बात को हम लोग ग्राफ पे लेकर के आए तो हाउ विल वी फाइंड एमपीसी? तो सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह कंजम्पशन का कर्व लेते हैं और एमपीसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स, इनकम के पॉइंट्स लेते हैं जहां हम लोगों को कंजम्पशन के भी पॉइंट्स मिलेंगे। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट्स लिया, E1, E2 और E3, कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच 3 इनकम स्टैंडर्ड्स है, Y1, Y2 और Y3, जहां पर लोगों के कंजम्पशन का भी पता चल रहा है, C1, C2 और C3। अब अगर हमें एमपीसी फाइंड आउट करना है तो एमपीसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहली बात ये कि क्या एमपीसी E1 पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे? नहीं करेंगे हम लोग। एक्चुअली E1 पॉइंट पे एमपीसी फाइंड आउट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जैसे कि टेबल में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि E1 पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंजम्पशन को शो कर रहा है और फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे चेंज ओवर नहीं दिख रहा है। तो जब तक चेंज ओवर नहीं ले हम लोग तब तक एमपीसी नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो चेंज ओवर पता करने के लिए हम लोग E1 से E2 तक का एक मूवमेंट देखते हैं, और अगर E1 से E2 तक का मूवमेंट हम लोग देखते हैं तो चेंज ओवर दिखता है कि E2 पे आते आते कंजम्पशन और इनकम दोनों चेंज हुआ। और ये कैसे चेंज हुआ? तो E2 पॉइंट पे एमपीसी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और E2 पॉइंट पे एमपीसी डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई, जो कि ग्राफ पे आप देख रहे होंगे C1 C2 अपन Y1 Y2 से शो हो रहा है। उसी तरह अगर हम लोग E3 पॉइंट पे एमपीसी कैलकुलेट करना चाहें तो E3 पॉइंट पे फिर से डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई हम लोगों को रेशियो लेना होगा। तो E2 से E3 के मूवमेंट में डेल्टा सी आपको दिखेगा C2 से C3 है और डेल्टा वाई आपको दिख रहा होगा Y2 से Y3 है, इसलिए C2 C3 अपन Y2 Y3 अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो E3 पॉइंट पे वो एमपीसी का वैल्यू हम लोगों को बता देगा। तो जो बातें एपीसी और एमपीसी के लिए हम लोगों ने अलग अलग डिस्कस किया उनको अब हम लोग एक जगह मर्ज करते हैं, और ये शेड्यूल एपीसी और एमपीसी को कंजम्पशन और इनकम के साथ प्लॉट करता है। इस शेड्यूल से आप रियलाइज करेंगे
कि एक लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में जब कंजम्पशन का कर्व अपवर्ड राइजिंग है लेकिन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, लेस देन 45 डिग्री पे, तो एमपीसी का वैल्यू थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, बिकॉज एमपीसी स्लोप को समझा रहा है कंजम्पशन के कर्व को, स्लोप कांस्टेंट है इसलिए एमपीसी थ्रू आउट कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप एपीसी को देखेंगे तो आप नोटिस कर रहे होंगे शेड्यूल में कि एपीसी का वैल्यू इंफिनिटी से 1.51, 0.83 एंड सो ऑन वो डिक्रीज करता हुआ दिखता है। यानी अगर हम एपीसी को देखें तो इनकम के इंक्रीज करने पर एपीसी के वैल्यू में कंटिन्यूअस डिक्रीज हम लोगों को दिख रहा है, यानी एपीसी और इनकम में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो दो बातें जो क्लियरली हम लोगों को यहां दिखा वो ये कि लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में एमपीसी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, एपीसी का वैल्यू ग्रेजुअली चेंज कर रहा है जैसे जैसे इनकम चेंज कर रहा है। तो इनकम के साथ एमपीसी और इनकम के साथ एपीसी को तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन क्या एपीसी और एमपीसी में आपस में कोई इंटर रिलेशनशिप है? तो डेफिनेटली एपीसी और एमपीसी में आपस में भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और एपीसी और एमपीसी के इस आपस के रिलेशनशिप को भी हम लोगों को अच्छे से समझना होगा। एपीसी और एमपीसी के इस आपस के रिलेशनशिप को समझाने के लिए हम लोग तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को समझते हैं, और वो तीन पॉसिबिलिटीज है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कहता है कि कंजम्पशन फंक्शन यदि एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट से बिगिन करता होगा तब एपीसी और एमपीसी में किस तरह का संबंध हमें दिखेगा। पहले इसे ग्राफ में देखते हैं और फिर हम लोग इसके इक्वेशंस पे आते हैं। तो ग्राफ में हम लोग कंजम्पशन का कर्व प्लॉट करते हैं, और कंजम्पशन के कर्व प्लॉट करते ही ये दिख रहा है कि कंजम्पशन का कर्व एक पॉजिटिव वर्टिकल इंटरसेप्ट से बिगिन करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी सी बार का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है। और अगर ऐसा हो कि कंजम्पशन फंक्शन एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट से बिगिन करता है तब एपीसी का वैल्यू हमेशा ही एमपीसी के वैल्यू से ज्यादा होगा। ऑर्डिनरीली आपने याद होगा आपको कि हमेशा हम लोगों ने कंजम्पशन का ऐसा ही कर्व बनाया है, और इसलिए नॉर्मली एपीसी का वैल्यू हमेशा एमपीसी के वैल्यू से ज्यादा ही हम लोगों को दिखेगा। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई इज इट दैट एपीसी का वैल्यू एमपीसी के वैल्यू से ज्यादा है? तो अगर आपको याद हो हम लोगों ने कहा था कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन, यानी सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई। और हम लोगों ने यह भी समझा कि एपीसी का फॉर्मूला कहता है कि एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। तो हम लोग सी के जगह ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड कंजम्पशंस को पुट इन करते हैं, तो सी बार प्लस सी वाई अपन वाई दिख रहा होगा आपको। उसको हम लोग ब्रेक अपार्ट करते हैं तो सी बार अपन वाई प्लस सी वाई अपन वाई दिखता है, और फिर हम लोग वहां से डिराइव करते हैं तो सी बार अपन वाई प्लस सेकेंड एलिमेंट में वाई वाई कैंसिल होता है और हम लोगों को छोटा सा सी दिखता है जो एमपीसी को डिनोट करता है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि बिकॉज हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ ऑटोनॉमस कंजम्पशन फिक्स्ड है, पॉजिटिव एलिमेंट है और वो जीरो पे उतर नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ कि एपीसी के फॉर्मूले में यहाँ जो सी बार अपॉन वाई प्लस एमपीसी के साथ डिनोटेड है, वहां जो फर्स्ट एलिमेंट है सी बार अपॉन वाई वो हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि हम लोग एमपीसी जो छोटे सी से डिनोटेड है, एमपीसी में एक और पॉजिटिव एलिमेंट को एडअप कर रहे हैं तो हम लोगों को एपीसी मिल रहा है। इसका ऑब्वियस कंक्लूजन ये है कि एपीसी का वैल्यू एमपीसी के वैल्यू से अधिक दिखेगा अगर हमें एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट से कंजम्पशन का कर्व बिगिन होता हुआ दिखता है। तो जहां फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंजम्पशन फंक्शन एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट से बिगिन कर रहा होगा तो क्या होगा, तो हम लोगों ने देखा कि एपीसी विल बी ग्रेटर देन एमपीसी। अब सेकंड पॉसिबिलिटी हम लोग डिस्कस करते हैं कि मान ले किसी समय ऐसा हो कि कंजम्पशन फंक्शन दरअसल जीरो से बिगिन करे। इसका क्या मतलब हुआ, ग्राफ में देखते हैं। तो ग्राफ में आप नोटिस कीजिए कि कंजम्पशन का कर्व इस बार सीधा ओरिजिन से ही बिगिन करता है। ये पॉसिबिलिटी एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हम लोग ज्यादा फिलहाल मानेंगे, क्योंकि हम लोग ये नॉर्मली देखा है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन जीरो होता नहीं है अगर इनकम जीरो हो भी जाए तो। लेकिन थियोरेटिकली अगर कंजम्पशन फंक्शन ओरिजिन से बिगिन करता हो, कंजम्पशन का कर्व ओरिजिन से बिगिन करता हो, यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन का वैल्यू जीरो हो जाए, इसलिए इसे ग्राफ में आप नोटिस कर रहे हैं हम लोगों ने जीरो इंटरसेप्ट कहा, तब एपीसी और एमपीसी के बीच में क्या होगा, इस समय आप नोटिस कीजिए एपीसी का वैल्यू एमपीसी के वैल्यू से इक्वल हो जाएगा। ऐसा हम लोग कैसे कह सकते हैं? तो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया कि एपीसी का वैल्यू सी बार अपॉन वाई प्लस एमपीसी, वो जो छोटा सा सी दिख रहा है वो एमपीसी को डिनोट कर रहा है, एमपीसी है। अब बिकॉज हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं यहां कि कंजम्पशन फंक्शन ओरिजिन से या जीरो से बिगिन किया है, इसका मतलब हो गया कि सी बार का वैल्यू जीरो है,
और अगर सी बार का वैल्यू 0 है तो आप एपीसी वाले फॉर्मूले में देखिए कि सी बार की जगह हम लोग 0 वैल्यू पुट करेंगे। इनकम चाहे कोई भी वैल्यू ले, लेकिन उस समय एपीसी का वैल्यू दरअसल एमपीसी के वैल्यू के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इस वजह से यहाँ पर इनकम में किसी तरह का चेंज क्यों ना दिख जाए, अगर कंजम्पशन फंक्शन 0 से ओरिजिनेट कर रहा है तो एपीसी और एमपीसी के वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे। और उसी के कंटिन्यूएशन में अगर आप थर्ड पॉसिबिलिटी देखें तो थ्योरेटिकली कंजम्पशन फंक्शन का ये पॉसिबिलिटी कहता है कि लेट अस बिलीव कि कंजम्पशन का कर्व एक नेगेटिव इंटरसेप्ट से स्टार्ट होता है। अगर ग्राफ में इसको समझे तो कंजम्पशन का कर्व प्लॉट करते ही दिखता है कि सी का कर्व अब एक नेगेटिव इंटरसेप्ट से बिगिन करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन का वैल्यू हम लोग यहाँ नेगेटिव है ऐसा एज्यूम करते हैं। शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने नोटिस किया था कि इनकम 0 होने पर भी नॉर्मली एक इकोनॉमी में कंजम्पशन ऑटोनॉमस कंजम्पशन के चलते पॉजिटिव दिखेगा। लेकिन थियोरेटिकली हम लोग कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा संभव हो जाए कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक नेगेटिव इंटरसेप्ट से बिगिन करता है, तब एपीसी और एमपीसी आपस में कैसा रिलेशनशिप होल्ड करेंगे। तो ऐसे केस में एपीसी का वैल्यू हमेशा ही किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे हम चेक करें तो एपीसी का वैल्यू एमपीसी के वैल्यू से कम दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया है कि एपीसी इज इक्वल टू सी बार अपॉन वाई प्लस एमपीसी, एंड बिकॉज हम लोग अब ये कह रहे हैं कि यहाँ सी बार का वैल्यू नेगेटिव है और y का वैल्यू ऑब्वियसली इनकम का कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनकम आप लेंगे, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है एपीसी के फॉर्मूले में सी बार अपन वाई, वो एलिमेंट डिवाइड होने के बाद एक्चुअली एक नेगेटिव वैल्यू देगा। और जो सेकंड एलिमेंट है उस फॉर्मूले में यानी एमपीसी, छोटा सा जो सी दिख रहा है वो एमपीसी, वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या यहाँ देखते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं कि एपीसी डिराइव करने के लिए हम लोगों के पास एमपीसी का पॉजिटिव पार्ट है और सी बार अपॉन वाई का नेगेटिव पार्ट है। इसका मतलब कि हम लोग एक नेगेटिव एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं पॉजिटिव एलिमेंट से, जिसके चलते एपीसी का वैल्यू छोटा हो जाएगा एमपीसी के वैल्यू से। तो अब तक हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन, उसके कंपोनेंट्स और उसके टाइप्स का डिस्कशन किया। जिस समय हम लोग कंपोनेंट्स का डिस्कशन कर रहे थे लास्ट वीडियो में, उस समय आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनकम का हर हिस्सा कंजम्पशन पे खर्च नहीं होता। इट इज नॉट नेसेसरी कि एंटायर अमाउंट ऑफ इनकम इज बीइंग स्पेंट इन द इकोनॉमी फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि इकोनॉमी में सेविंग्स दिखे, यानी कंजम्पशन से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है सेविंग्स फंक्शन। और अगर सेविंग्स फंक्शन को हम लोग याद करें तो हम लोगों ने यह कहा था कि इनकम का वो हिस्सा जो लोग खर्च नहीं कर रहे हैं कंजम्पशन के ऊपर, ये पॉसिबिलिटी है कि मैक्रो इकोनॉमी में उसको लोग सेव कर ले। इसका मतलब ये होगा, साइकोलॉजिकल लॉ में भी इस बात की चर्चा हम लोगों ने की थी कि एज देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम यू विल फाइंड दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द सेविंग्स ऑफ द पीपल एज वेल। यानी इनकम और सेविंग्स के बीच में भी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखता है। क्योंकि सेविंग्स को इनकम के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं, इसलिए सेविंग्स और इनकम के बीच के इस रिलेशनशिप को, इस फंक्शनल रिलेशनशिप को अक्सर हम लोग सेविंग्स फंक्शन का नाम देते हैं। तो ये सेविंग्स फंक्शन हम लोगों को क्या शो करता है, एट एवरी लेवल ऑफ इनकम व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सेविंग्स दैट द पीपल मेक इन द एंटायर इकोनॉमी। तो सेविंग्स और इनकम के बीच के एंटायर रिलेशनशिप को एक सेविंग्स फंक्शन में हम लोग शो कर सकते हैं। सेविंग्स फंक्शन को एग्जाम्पल में समझने के लिए करंट शेड्यूल को देखें। इस शेड्यूल में इनकम, कंजम्पशन और सेविंग्स को हम लोगों ने लिया है y माइनस सी से हमें s मिलता है। इनिशियली जब इनकम का स्टैंडर्ड 0 है लेकिन कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये 50 यूनिट्स है, तो हम लोग पास सेविंग्स को ब्रेक करके, डिससेव करके करंट कंजम्पशन के लिए फंड अवेलेबल कर रहे हैं। इसलिए सेविंग्स का फर्स्ट वैल्यू -50 है। उसी तरह जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करता है, इनकम माइनस कंजम्पशन से हम सेविंग्स के शेड्यूल को प्लॉट कर सकते हैं। इनकम और सेविंग्स के इस प्लॉटेड शेड्यूल से जो साफ दिखता है वो ये कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे सेविंग्स भी नेगेटिव से 0 होते हुए फिर एक पॉजिटिव वैल्यू की तरफ इंक्रीज करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इनकम और सेविंग्स में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर इस पॉजिटिव रिलेशनशिप को हम ग्राफ में देखना चाहें तो ग्राफ में सेविंग्स कर्व को प्लॉट करने पर हम लोग एक अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन सेविंग्स कर्व देखते हैं। इस सेविंग्स कर्व की खूबी क्या होगी कि ये अपवर्ड राइजिंग है, ये लीनियर है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये लेस देन 45 डिग्री है, क्योंकि इनकम का एक हिस्सा कंजम्पशन पे खर्च होता है और दूसरा हिस्सा सेविंग्स पे जाता है। इसलिए अकेले इंडिविजुअली कंजम्पशन भी लेस देन 45 डिग्री और सेविंग्स भी लेस देन 45 डिग्री का ही दिखेगा।
अब अगर सेविंग्स फंक्शन के टाइप्स को हम डिस्कस करें तो सेविंग्स फंक्शन के दो ब्रॉड टाइप्स दिखेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव या एपीएस एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी एमपीएस। तो फर्स्ट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसे हम टोटल सेविंग्स और टोटल इनकम के रेशियो से डिनोट कर सकते हैं। फॉर्मुलेट करने पर एपीएस विल बी इक्वल टू एस अपॉन वाई, जहां एस टोटल सेविंग्स को शो करेगा जो कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे हम लोग करते हैं, यानी एक वाई लेवल ऑफ इनकम पे हम लोग जो सेविंग्स करते हैं उससे रेशियो को, सेविंग्स और इनकम के रेशियो को एपीएस से हम समझेंगे। एपीएस के फॉर्मूले से हम लोग समझते क्या है, और एपीएस के फॉर्मूले से हम लोग समझते हैं इसके रेंजेस। रेंज क्या कहता है? रेंज ये कहता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगा एपीएस का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, लेकिन ये इंक्रीज करेगा फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी टुवर्ड्स 1। ये नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 तक का मूवमेंट को हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो एग्जांपल को समझने के लिए हम लोगों ने इनकम और सेविंग्स को लिया है, जहां से एपीएस का वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। जैसा कि हम लोग अभी लास्ट स्लाइड में कह रहे थे कि एपीएस है सेविंग्स अपॉन इनकम एस अपॉन वाई। तो इनिशियली जब इनकम 0 लेवल पे है और उस समय इकोनॉमी में डिसेविंग्स का सिचुएशन है, इस वजह से सेविंग्स -50 दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ एपीएस कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट डू वी फाइंड? वी फाइंड कि एपीएस जो एस अपॉन वाई है वो -50 अपॉन 0 होने की वजह से -इन्फिनिटी का वैल्यू लेता है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रहा है और सेविंग्स -25, 0, 25 एंड सो ऑन है, तब अगर हम एपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं तो एपीएस का वैल्यू -0.5, फिर 0, फिर 0.16 एंड सो ऑन, ये इंक्रीजिंग वैल्यू हम लोगों को दिख रहा है। जो हम लोगों ने अभी कहा था कि एपीएस का वैल्यू इनकम के इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीजिंग दिखेगा। तो ये -इन्फिनिटी से इट विल मूव ग्रेजुअली, ये 0 पे आया, फिर ये इंक्रीज कर रहा है और ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स 1। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या ये 1 के तरफ मूव करते करते अल्टीमेटली एपीएस का वैल्यू इक्वल टू 1 पॉसिबल है? तो एपीएस का वैल्यू 1 होने के लिए अगर एपीएस के फॉर्मूले को फिर से देखा जाए तो वो एस अपॉन वाई है, और वो इक्वल टू 1 तभी हो सकता है जब हम लोग ये एज्यूम कर ले कि एस और वाई के वैल्यूज इक्विवेलेंट हो गए, सेविंग्स और इनकम का वैल्यू इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ने हमें सिखाया है कि किसी भी इकोनॉमी में अगर इनकम इंक्रीज करता है तो लोग कंजम्पशन पे बिल्कुल खर्च नहीं करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इनकम इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। यानी ये कभी भी संभव नहीं है इकोनॉमी में कि लोगों का इनकम मैक्रो इकोनॉमी में इंक्रीज किया और लोगों ने 100% उसको सेविंग्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका कंक्लूजन ये है कि एपीएस का वैल्यू कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ कंजम्पशन पे खर्च करेंगे, इसलिए सेविंग्स का वैल्यू इनकम का वैल्यू से कम डेफिनेटली होगा, और इस वजह से एपीएस का वैल्यू 1 के तरफ तो मूव करता है लेकिन वो 1 को रीच कभी नहीं करता। इक्वल टू 1 एपीएस का वैल्यू नहीं हो सकता। अब अगर हम इसे ग्राफ से समझना चाहे एपीएस कैसे कैलकुलेट होगा, तो हम सबसे पहले सेविंग्स का कर्व बनाते हैं, और सेविंग्स के कर्व पे जिस पॉइंट पे हमें एपीएस कैलकुलेट करना है, जैसा कि ग्राफ में अभी हम लोग ए पॉइंट पे एपीएस अगर कैलकुलेट करना चाहते होंगे तो हम लोग ए पॉइंट पे एपीएस कैलकुलेट करने के लिए सेविंग्स अपॉन इनकम लेंगे। तो ओरिजिन से सेविंग्स OS1 और ओरिजिन से इनकम OY1 लेंगे, उस रेशियो को प्लॉट करते ही एपीएस ए पॉइंट पे कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बी पॉइंट पे एपीएस कैलकुलेट करना चाहते होंगे तो ऑब्वियसली हम OS2 लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे OY2 से, तो हमें एपीएस बी पॉइंट पे पता चल जाएगा। सेविंग्स फंक्शन का सेकंड टाइप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, जिसे एमपीएस या स्मॉल लेटर एस से भी हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि मार्जिनल का अक्सर मतलब होता है चेंज ओवर, तो सेविंग्स का चेंज ओवर ये समझाता है जब इनकम चेंज करता है। तो एमपीएस क्या है? एमपीएस है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी अगर किसी भी इकोनॉमी में इनकम चेंज करता है तो लोग सेविंग्स को कितना चेंज करते हैं। तो डेल्टा एस है चेंज इन सेविंग्स, और वो चेंज इन सेविंग्स क्यों आ रहा है? क्योंकि डेल्टा वाई देयर इज अ चेंज इन इनकम इन द इकोनॉमी। बिकॉज हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन को कांस्टेंट अज्यूम किया था, इसलिए ऑटोमेटिकली इनकम से कंजम्पशन को माइनस करने से सेविंग्स फंक्शन भी हम लोगों को कांस्टेंट दिखा। आपने नोटिस किया कि सेविंग्स का कर्व जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में बनाया था वो अपवर्ड राइजिंग था जरूर, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन था, वो लीनियर था। लीनियरिटी का इंप्लीकेशन फिर से क्या है? लीनियरिटी का इंप्लीकेशन है कि शॉर्ट पीरियड होने की वजह से लोगों के कंजम्पशन पैटर्न में चेंज चूंकि नहीं होता, इसलिए लोगों के सेविंग्स पैटर्न में भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम अगर चेंज करता है तो सेविंग्स चेंज जरूर करेगा, लेकिन
चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू अ चेंज इन इनकम की जो रफ्तार है, जो इंटेंसिटी है, जो स्लोप है, वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। तो एमपीएस का वैल्यू जो सेविंग्स कर्व के स्लोप को बताता है, तो एमपीएस का वैल्यू थ्रू आउट शॉर्ट पीरियड में कॉन्स्टेंट दिखेगा। इसे हम लोग शेड्यूल से समझ सकते हैं। अब एमपीएस को एग्जाम्पल में देखने के लिए हम लोग इनकम सेविंग्स के साथ एमपीएस का टेबल प्लॉट किया है। इनकम में चेंज 50 यूनिट्स का एवरी टाइम हो रहा है और सेविंग्स एवरी टाइम अगर आप देखेंगे -50 से -25 से 0 एंड 25 यानी 25 यूनिट्स का चेंज हो रहा है। यानी अगर हम एमपीएस का टेबल कैलकुलेट करते हैं तो एवरी टाइम द चेंज इन सेविंग्स इज 25 यूनिट्स अपॉन द चेंज इन इनकम 50 यूनिट्स डिवाइड करने पर हमें 0.5 कांस्टेंट मिलता है। लेकिन फर्स्ट स्टेज में एमपीएस का वैल्यू ब्लैंक है क्योंकि फर्स्ट स्टेज में चेंज ओवर नहीं कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए एमपीएस कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब अगर इसे हम ग्राफ में देखना चाहे तो हम लोग सबसे पहले एक सेविंग्स का कर्व बनाते हैं जिसमें 3 पॉइंट्स हम लोग मार्कआउट करते हैं, ए, बी एंड सी। अब ए पॉइंट पे हम एमपीएस कैलकुलेट करेंगे नहीं क्योंकि ए पॉइंट पे चेंज ओवर नहीं शो हो रहा है। तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीएस एट पॉइंट्स बी एंड पॉइंट सी। अगर हम बी पॉइंट पे एमपीएस कैलकुलेट करना चाहते हैं जो वेरी ऑब्वियसली डेल्टा एस अपन डेल्टा वाई से दिखेगा, तो चेंज इन सेविंग्स S1 S2 और चेंज इन इनकम चूंकि Y1 Y2 से रिप्रेजेंट हो रहा है इसलिए एमपीएस बी पॉइंट पे S1 S2 अपन Y1 Y2 से फाइंड आउट किया जा सकता है। और ठीक उसी तरीके से सी पॉइंट पे एमपीएस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं S2 S3 अपन Y2 Y3 से। तो अब तक हम लोग कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग्स फंक्शन को अलग अलग डिस्कस कर लिया, उसके कंपोनेंट्स, उसके टाइप्स के साथ। जब हम लोग ये समझ गए कि कंजम्पशन और कंजम्पशन का फंक्शन ये है क्या, सेविंग्स एंड सेविंग्स फंक्शन है क्या, किस तरह का रिलेशनशिप इनकम के साथ इनका है, इनके कंपोनेंट्स क्या है, अब हम लोग उस जगह पे पहुंच गए हैं, इक्विप्ड हो गए हैं कि हम लोग कंजम्पशन और सेविंग्स के आपस के इंटर रिलेशनशिप को भी डिस्कस कर सकें। कंजम्पशन और सेविंग्स के आपस के इंटर रिलेशनशिप को 3 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट, एपीएस और एपीसी के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है। तो हम लोगों ने समझा है अब तक कि इनकम 2 टुकड़ों में बंटता है, कंजम्पशन और सेविंग्स के बीच में। अब अगर मैं डिवाइड करता हूं दोनों साइड को y से, तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में y अपॉन y वो कैंसिल होके 1 हो सकता है, राइट हैंड साइड में c अपॉन y जिसे अक्सर हम लोग एपीसी कहते हैं और s अपॉन y जिसे हम लोग एपीएस कहते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, 1 इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला अगर डिराइव करते हैं तो बाकी दोनों भी इससे वेरी ऑब्वियसली हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीएस, तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीसी, इट विल बी 1 माइनस एपीएस। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप को डिस्कस करता है। सिमिलरली जो सेकंड रिलेशनशिप कंजम्पशन और सेविंग्स के बीच में समझना चाहिए हम लोगों को, जो आगे हम लोगों को बहुत मदद करता है, वो एमपीसी एंड एमपीएस के बीच के अंतर संबंध को। तो अगर हम लोग कहते हैं कि y इक्वल टू सी प्लस एस है, तो वेरी ऑब्वियसली अगर इकोनॉमी में इनकम चेंज कर रहा होगा तो वो कुछ हद तक कंजम्पशन पे जाएगा और कुछ हद तक सेविंग्स में जाएगा, यानी डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स को डेल्टा वाई से, तो आप नोटिस कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड फिर से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई जो कैंसिल होके 1 हो सकता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई जो एमपीसी को शो करता है, और डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई जो एमपीएस को शो करता है। इसलिए हम लोगों का फॉर्मूला 1 इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस दिखेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। अक्सर अगर इसको शॉर्ट लेटर से डिनोट करें तो सी प्लस एस इक्वल टू 1, जिसमें से अगर मुझे एक कोई पता हो तो ऑब्वियसली हम लोग दूसरे को पता कर सकते हैं। एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस एंड एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ये जो इंटर रिलेशनशिप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग फुल कैनेजियन फंक्शन और उसके इम्प्लीकेशंस को आगे समझते हैं। थर्ड रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड एस में हम लोग कंजम्पशन और सेविंग्स के इक्वेशंस को ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हम लोगों को पता है कि कंजम्पशन का इक्वेशन है सी बार प्लस सी वाई, और हम लोग ये भी पहले देख चुके हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, जिसका मतलब हुआ कि s विल बी इक्वल टू y माइनस सी। अब c के जगह हम लोग कंजम्पशन के इक्वेशन को वहां पुट करते हैं, तो वी फाइंड कि s विल बी इक्वल टू y माइनस ब्रैकेट में सी बार प्लस सी वाई, जिसे ब्रेक करने पर फुल फॉर्मेट माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से अगर हम लोग इनकम y को कॉमन करते हैं तो हम लोगों को दिखेगा s इक्वल टू माइनस सी बार प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस सी यानी एमपीसी और ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाइड बाई y। ये हम लोगों का सेविंग्स का इक्वेशन है।
अब इस इक्वेशन में आप ये देखें कि ब्रैकेट में 1 माइनस MPC है। 1 माइनस MPC से वी कैन डिराइव द वैल्यू ऑफ MPS, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा। इसलिए इस सेविंग्स इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं S इक्वल टू माइनस C बार प्लस MPS Y। तो ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हम लोग डिराइव किए, एक कंजम्पशन का इक्वेशन C इक्वल टू C बार प्लस CY और दूसरा सेविंग्स का इक्वेशन जो माइनस C बार प्लस SY से हम लोग देख रहे हैं। तो इन इक्वेशंस के साथ हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि कंजम्पशन और सेविंग्स किस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी और MPC और MPS के जरिए भी कंजम्पशन और सेविंग्स इंटरलिंक्ड है। कंजम्पशन और सेविंग्स का जो ये आपसे इंटरलिंकेज है, इसे हम लोग बहुत अच्छे से इसके डायग्राम से समझ सकते हैं। तो ग्राफिकली प्लॉट करने पर कंजम्पशन और सेविंग्स को हम लोग दो डिफरेंट पैनल्स में शो करेंगे। इनकम और कंजम्पशन का फर्स्ट पैनल जो टॉप में बनाया गया है और डाउन पैनल जो है इनकम और सेविंग्स को शो करेगा। ध्यान रखेंगे क्योंकि हम लोग एक साथ इनकम कंजम्पशन और इनकम सेविंग्स को प्लॉट कर रहे हैं, इसलिए ये डायग्राम टॉप डाउन पैनल में ही होगा। राइट लेफ्ट नहीं बनाना है, यानी अगल बगल नहीं बनाना है, टॉप डाउन ही बनाना है। अब सबसे पहले हम लोग टॉप पैनल में उस इनकम के लाइन को 45 डिग्री के लाइन को बनाएंगे जो C प्लस S को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम लोगों को कंजम्पशन को प्लॉट करना है। तो कंजम्पशन आप लोगों को याद होगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार, इंड्यूस कंजम्पशन CY के समेशन से C बार प्लस CY से C का ग्राफ मिलता है। इनकम और कंजम्पशन का लाइन प्लॉट होते ही अब हम लोगों को इससे सेविंग्स का लाइन प्लॉट करना चाहिए। सेविंग्स का लाइन प्लॉट करते समय आप सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट के एरिया को लें। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या हुआ था याद होगा, OY डैश लेवल ऑफ इनकम पे हम लोग यहाँ ब्रेक इवन शो कर रहे हैं, जहां इनकम और कंजम्पशन मैच करता है, इसलिए यहाँ इकोनॉमी में सेविंग्स 0 है। हम लोगों ने वहां से एक डैश लाइन ड्रॉप किया है जो सेविंग्स यानी सेकंड पैनल में भी चला गया है, वहां पर सेविंग्स का वैल्यू 0 है। इससे पहले अब सेविंग्स का कर्व बिगिन कहां से करेगा, तो वेरी ऑब्वियसली जब इनकम 0 है उस समय इकोनॉमी का जो कंजम्पशन है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन के जरिए है। और पिछले इक्वेशन पे भी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो सेविंग्स के इक्वेशन का जो वर्टिकल इंटरसेप्ट पैरामीटर है वो माइनस C बार है, यानी जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो सेविंग्स के लिए माइनस C बार है। तो वहीं से सेविंग्स का ग्राफ पे बिगिन करता है माइनस C बार से, और जैसे जैसे ब्रेक इवन पॉइंट तक इनकम इंक्रीज करता है उसके साथ साथ कंजम्पशन भी इंक्रीज करती जरूर है, लेकिन चूंकि उसकी रफ्तार धीमी है इसलिए सेविंग्स के ग्राफ को अगर आप नोटिस कर रहे होंगे डाउन पैनल में, तो सेविंग्स का ग्राफ नेगेटिव तो है लेकिन उसकी नेगेटिविटी की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है और सेविंग्स बिकम्स इक्वल टू 0 at the break even level of income in the economy. ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम के बाद इनकम और कंजम्पशन के बीच में एक पॉजिटिव गैप हम लोग नोटिस करते हैं। अगर आप टॉप पैनल को देखें तो इनकम और कंजम्पशन के बीच में एक पॉजिटिव गैप आपको दिख रहा होगा ब्रेक इवन के बाद, जिसे हम पॉजिटिव सेविंग्स के नाम से जानेंगे। एक पर्टिकुलर एग्जांपल के तौर पे हम लोग OY डबल डैश लेवल ऑफ इनकम को लेते हैं, जहां इनकम और कंजम्पशन के बीच में एक पॉजिटिव गैप जिसे पॉजिटिव सेविंग्स कह रहे हैं, उसको ड्रॉप डाउन करने पर सेकंड पैनल में भी वो पॉजिटिव सेविंग्स हम लोगों को दिख रहा है। इस ग्राफ के साथ ही हम लोगों ने इनकम, कंजम्पशन और सेविंग्स इनके आपस के इंटर रिलेशनशिप्स को समझा। कंजम्पशन के साथ इनकम के रिलेशनशिप को कंजम्पशन फंक्शन में, सेविंग्स के साथ इनकम के रिलेशनशिप को सेविंग्स फंक्शन में, और ये जानने के बाद हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन के टाइप्स, कंपोनेंट्स का डिस्क्रिप्शन समझा, सेविंग्स फंक्शन के टाइप्स और उनके आपस के इंटर रिलेशनशिप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। कंजम्पशन और सेविंग्स में आपस में किस तरह का संबंध है ये भी हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिया। इन दो वीडियोस में आपने कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग्स फंक्शन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स को समझ लिया अच्छे से, आई होप। इसके बाद जब हम लोग थर्ड वीडियो बनाएं देखेंगे, और उस वीडियो में हम लोग ये नोटिस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंजम्पशन फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर कंप्लीटली व्यूइंग दिस video. Looking forward to meet you again in the next video presentation. Thank you.